Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next question of the legal and constitution history of India. That is very important question. That is Indian Council Act 1960 1909 यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर हम इसको मिंटो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. इंडियन काउंसिल एक्ट भी हम इसको बोलते हैं. इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. मार्ले मिंटो ने क्या क्या रिफॉर्म जो है इस एक्ट के थ्रू करने की कोशिश की, इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम. तो इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी इनको बोला जाता है. ये सारे जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखिए 1909 से पहले इंडियन के हाथ में जो है बहुत कम पावर्स थी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. पॉलिटिकल पावर्स बहुत कम थी, जुडिशियल पावर्स बहुत कम थी. तो ये महसूस किया जाने लगा कि इंडियंस को जो है ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में जो है देनी चाहिए. ये जो कंसेप्ट था 1882 में ही स्टार्ट हो गया था. 1892 में ही एक्ट बना के इसको जो है जो इंडियन 1892 का एक्ट जो पास हुआ उसी में देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ. तो मोस्ट पावर यहाँ पे डिमांड की गई. मोर ओवर 1892 के एक्ट में जो थी वहाँ पे जो काउंसिल्स थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो थी बिल्कुल भी नहीं थी. तो उसको भी यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश जो है की गई थी. देखिए मार्ले मिंटो के जो रिफॉर्म्स 1909 में हुए उसका सीधा लिंक जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं हुई इससे पहले, जिसकी वजह से ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है इंडिया में आए. इससे पहले 1906 में अगर हम जाएं तो वहाँ पे एक तो लिबरल पार्टी जो इंग्लैंड में थी वो जो है जीत गई थी अब, और दूसरा 1906 में जो है मुस्लिम लीग की भी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हुई थी. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं 1909 के मिंटो मार्ले रिफॉर्म से रिलेटेड. तो देखिए कोशिश यही थी कि इंडियंस को भी जो है पार्टिसिपेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में मिले, तो उनको यहाँ पे देने की कोशिश जो है की गई थी. इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आगे हुआ उनको यहाँ पे हम देखेंगे. तो देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कॉन्स्टिट्यूट अ लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दे वर डेफिनेटली अ स्टेप फॉरवर्ड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. जो हमारे प्रांतीय स्वायत्ता है, हमारे लोगों को जो राइट्स मिलने चाहिए, पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, और सेल्फ गवर्नमेंट का जो सेगमेंट है यहीं से स्टार्ट हुआ था. लॉर्ड मिंटो बिकम द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया एंड द लॉर्ड मार्ले बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी ये. जो इंडिया में जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, जिसको वाइसरॉय भी बोला जाता था, ये थे उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो. और द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया जो थे मार्ले, लॉर्ड मार्ले. क्योंकि इंडिया में जो भी ये काम करते थे ये सेक्रेटरी के थ्रू ही होता था, और इसको कौन करता था, इसको वाइसरॉय करता था. तो ये जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था लॉर्ड मार्ले, ये इंग्लैंड में रह के इंडिया को कमांड देता था थ्रू किसके, वाइसरॉय जो यहाँ पे है, जिसको गवर्नर जनरल भी बोला जाता है. ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपने कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो एक ही चीज़ है. पहले गवर्नर जनरल होता था, लेकिन 1857 में जो म्यूटनी हुई थी, जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म करके अब वाइसरॉय की पोस्ट वहाँ पे होती थी. तो कंपनी के अंडर जो है गवर्नर जनरल होता था, अब जो है वाइसरॉय यहाँ पे होता है. तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया जो था वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के थ्रू जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता था. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जो है इंग्लैंड में ही होता था. तो इस टाइम पे 1909 में जब ये सुधार यहाँ पे हुए, उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, और लॉर्ड मार्ले जो हैं वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द इंडिया है. जस्ट बिफोर द एक्ट ऑफ द ईयर 1892 वाज पास. तो मैंने ये बताया कि इस एक्ट से पहले 1892 का ये एक्ट पास हुआ था. उसमें भी थोड़ी बहुत जो है ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई थी इंडियंस को, लेकिन वो इतना सक्सेस जो नहीं हुआ. इतने इंडियन पीपल जो है सेटिस्फाई नहीं हुए. एट दैट टाइम द पॉलिटिकल कंडीशंस वर ऑल्सो नॉट फेवरेबल. कंडीशन भी ठीक नहीं थी, पॉलिटिकल कंडीशन तो बिल्कुल ठीक नहीं थी. फॉर दिस रीजन द गवर्नर जनरल यहाँ पे वाइसरॉय ही है, फेल्ट टू मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब यहाँ पे उसने कुछ नेसेसिटी जो है महसूस की कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम का था उसमें चेंजेस करने की. गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड मिंटो हैं, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया जो कि मार्ले हैं.
ही मेड ए कम्युनिकेशन विद लॉर्ड मॉर्ले, उन्होंने लॉर्ड मॉर्ले के साथ जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है उनके साथ कम्युनिकेशन की और एक जो है बिल रेडी किया और इसी बिल को जो है 1909 में पास किया गया और इसको जो है मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 का जो है बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। देखिए इस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया कि 1906 में जो मुस्लिम लीग की जो है जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी और मुस्लिम जो है इंडिया में जो है एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहते थे जो कि वायसराय की जो काउंसिल होती थी। 1892 में आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं, 1892 में वायसराय की जो है गवर्नर जनरल जो था उसकी अपनी काउंसिल होती थी और उसकी काउंसिल में 6 मेंबर हुआ करते थे। ये 6 मेंबर जो हैं ये कौन कौन थे, इसमें इसकी अपनी काउंसिल होती थी उसको ही मेंबर बोला जाता था। ये काउंसिल में लॉ काउंसिल मेंबर होते थे, चैम्बर कॉमर्स से रिलेटेड मेंबर्स होते थे, आर्मी से रिलेटेड मेंबर्स होते थे, अलग अलग मेंबर्स होते थे। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर होते थे और उसमें जो है एक फर्स्ट टाइम इंडिया की अपॉइंटमेंट भी जो है इस 1909 के एक्ट के अंडर की गई थी जिसका नाम RN सिन्हा था, जो आगे आप पढ़ेंगे। तो मुस्लिम जो चाहते थे अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, इसका भी बहुत जो है प्रभाव जो है 1909 के इस एक्ट के अंडर पड़ा और एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है मुस्लिम को यहाँ पे दी गई और इंडिया में जो है कॉम्युनल इलेक्शन स्टार्ट किए गए। इंग्लैंड के लोग जो इंडिया में रूल कर रहे थे वो चाहते थे कि इंडिया में जो है जो कांग्रेस पार्टी है उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में नेशनलिज्म आ रहा था, राष्ट्रवाद आ रहा था और ब्रिटिश रूलर जो थे उन्होंने इसको अपना खतरा महसूस किया। तो वो चाहते थे कि कांग्रेस को जो है तोड़ा जाए और मुस्लिम जो थे कांग्रेस में वो हमेशा खुश नहीं रहते थे। उन्होंने मुस्लिमों को अलग से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, उनको अलग से इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव देना स्टार्ट कर दी ताकि जो है कांग्रेस से टूट जाए और कहीं ना कहीं जो इसका फ़ायदा जो है वो उठाएं और यहाँ पे जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चला सकें और रूल जो है मैक्सिमम कर सकें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आगे बढ़ रही थी, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, तो उसको तोड़ने के लिए ही उन्होंने इस सिस्टम को लाया था और मुस्लिमों के लिए अलग से एक इलेक्शन पॉलिसी भी वो इस एक्ट के अंडर से लेके आए थे। उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए मेन प्रोविज़न अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो टू काइंड ऑफ प्रोविजंस वर मेड इन द मिंटो मार्ले। देखिए किसी भी देश का सिस्टम चलाने के लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती है और आपको जो है साथ में लेजिस्लेशन भी चाहिए होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे वही थी जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जिसमें 6 मेंबर थे, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, वो देश का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। इसके अलावा एक सेंट्रल असेंबली भी थी और असेंबली में जो उन्होंने जो है कुछ सीट्स जो है अब लाने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पे जो है लोगों का इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे मेंबर लाने की कोशिश जो है यहाँ पे उन्होंने की। तो यहाँ पे उन्होंने एक तो उनकी काउंसिल होती थी, इसके अलावा एडिशनल मेंबर्स होते थे जिसमें सेंट्रल असेंबली के मेंबर्स और अदर मेंबर्स जो उन्होंने ऐड किए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रल असेंबली थी इसके मेंबर कहाँ से आ रहे थे और प्रोविंशियल रिलेटेड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन भी उन्होंने स्टार्ट की। जो आज इंडिया में है सेंट्रल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, तो उन्होंने अब विधान पालिका होती है सॉरी, तो सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो है 2 तरीके की असेंबलीज बनाने की कोशिश की। एक था सुप्रीम लीगल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। 2 तरीके की लेजिस्लेशन स्टार्ट करने की कोशिश यहाँ पे उन्होंने की। अब इनमें देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस जो है इस एक्ट के अंडर की। तो आपने यहाँ तक यही देखा कि एक तो है गवर्नर जनरल की काउंसिल है और काउंसिल के अलावा यहाँ पे लेजिस्लेटिव सिस्टम भी है जो कि 1892 में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेशन थी। अब इसी में जो है सुधार उन्होंने यहाँ पे किया। क्या क्या सुधार उन्होंने किए इनको देख लेते हैं। द इनलार्जमेंट द साइज ऑफ द सुप्रीम ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1892 की जो लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर जो थे उनको बढ़ाया गया यहाँ पे और उनका इलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखनी है। द एक्ट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल, द नंबर ऑफ द एडिशनल मेंबर्स विच वाज नॉट मोर देन 16। पहले 1892 के जो यहाँ पे एक्ट था उसमें 16 मेंबर होते थे इस एडिशनल मेंबर्स में। तो एडिशनल मेंबर में अब उन्होंने इसकी जो है संख्या को बढ़ा के कहाँ कितनी कर दिया, 60 कर दिया, 60 उनको कर दिया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में जो पहले जहाँ पे
30 मेंबर होते थे, अब उन्होंने जो है असम, बंगाल, बिहार में इसको 60 कर दिया और पंजाब में इसको जो है 30 यहाँ पे कर दिया। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक मैंने आपको बताई जहाँ पे काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, जिसको वायसराय भी बोला जाता है, प्लस एडिशनल मेंबर यहाँ पे होते थे, एडिशनल मेंबर्स। तो एडिशनल काउंसिल में तो आपको पता है वायसराय होता था जो कि गवर्नर जनरल बोला जाता है, उसके 6 मेंबर्स होते थे जिसमें एक इंडियंस भी था। और एडिशनल यहाँ पे पहले कितने थे, 16 थे, अब इनको बढ़ा के यहाँ पे कर दिया 60 कर दिया। और प्रोविंशियल काउंसिल में उन्होंने इसको बढ़ा के जो है एक में 50 कर दिया और एक में 30 जो है उन्होंने कर दिया। अच्छा, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो एडिशनल मेंबर्स थे इनकी अपॉइंटमेंट अब कैसे कीजिए ये बताया गया था। मेथड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज आल्सो चेंज्ड। अप टू नाउ द अपॉइंटमेंट वर मेड ऑन द नॉमिनेशन। तो 1890 को जो एक्ट था, ये जो एडिशनल मेंबर्स होते थे इनकी अब नॉमिनेशन होती थी, इलेक्शन नहीं होता था, इनकी नॉमिनेशन होती थी। लेकिन 1909 में अब इनकी क्या होने लगी, यहाँ पे इलेक्शन होने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू नाउ द अपॉइंटमेंट वर मेड ऑन द नॉमिनेशन बट नाउ द अपॉइंटमेंट वर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन अंडर दिस एक्ट 1909 अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द नॉमिनेशन एंड इलेक्शन। तो अब यहाँ पे नॉमिनेशन भी होना लगा और इलेक्शन भी यहाँ पे होने लगी। तो जितने भी मेंबर्स थे, एडिशनल मेंबर थे काउंसिल के अलावा, इस सेंट्रल असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनका कुछ इलेक्शन से होता था और कुछ नॉमिनेशन से वहाँ पे इलेक्शन होता था। नॉमिनेशन जो है वाइसराय ही करता था, जो मेंबर नॉमिनेटेड होते थे। इन 60 में जो जितने भी मेंबर जो होते थे उनमें से कुछ की 28 थे जिनकी नॉमिनेशंस होती थी, जब ये 60 हो गए, और बाकी 32 जो थे उनका इलेक्शन होता था। और इलेक्शन भी यहाँ पे, जो इलेक्शन यहाँ पे आप देखोगे, वो 30 पॉइंट में देख लीजिए या तीसरे पॉइंट में, ये जो मेंबर्स थे जिनका इलेक्शन था ये कॉमनल इलेक्शन था। देखिए, तो इससे पहले इंडिया में कभी भी इलेक्शन नहीं हुए थे, इंडिया में इलेक्शन हुए ही हुए, तो वो कॉमनल इलेक्शन वहाँ पे हुए। पहले ये जितने भी मेंबर्स थे, एडिशनल मेंबर थे, ये नॉमिनेशन के थ्रू आते थे, अब इलेक्शन के थ्रू आने लगे। लेकिन यहाँ पे कॉमन इलेक्शन स्टार्ट हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोड कैसा होता था। 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द elected members in the legislative council, that is जनरल इलेक्शन, कॉमनल इलेक्शन एंड स्पेशल इलेक्शन। तो यहाँ पे जो है 32 मेंबर यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्योंकि 28 अब नॉमिनेशन भी होना लगा। 60 में से 28 जो थे और 32 थे। 28 तो नॉमिनेटेड बाय द वाइसराय ही होते थे, एडिशनल मेंबर्स में 32 का इलेक्शन होता था। इन 32 के इलेक्शन के लिए यहाँ पे जो है इलेक्टोरल बनाया गया, एक जनरल इलेक्टोरल जिसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, इनमें से जो है मेंबर जो है इलेक्ट होके आते थे। दूसरा कॉमनल इलेक्टोरेट, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों के लिए अलग से यहाँ इलेक्टोरेट बनाया गया है। मुस्लिम ये जो इलेक्टोरेट था इसको अलग क्यों, क्योंकि मान लीजिए किसी एरियाज़ में जो है 10 मुस्लिम रहते हैं और बाकी कुछ और कम्युनिटीज़ रहती हैं, टोटल में यहाँ 15 बंदे रहते हैं, तो 10 जो मुस्लिम रहते हैं वो ही अपने कैंडिडेट को यहाँ पे इलेक्ट करेंगे, बाकी जो 5 है यहाँ पे ये मुस्लिमों को वोट्स नहीं डालेंगे। इस तरीके से अलग से मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो जनरल इलेक्शन में सभी बंगाल, बिहार से आते थे जितने भी थे। दूसरा कॉमन इलेक्शन और कुछ स्पेशल इलेक्शन भी स्टार्ट हो गया, और स्पेशल इलेक्शन में जमींदार जो थे उनके लिए इलेक्शन जो है, जो जमींदार को सिर्फ जमींदार ही इलेक्शन वोट डालते थे। इस तरीके से उन्होंने एक इलेक्ट्रोल तरीका जो है स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूं कि जो एडिशनल मेंबर हुआ करते थे काउंसिल में, उसमें से अब पहले वो 16 हुआ करते थे, अब इनको उन्होंने कितना कर दिया था, 60 कर दिया था। अब 60 में से जो 28 थे इनकी नॉमिनेशन स्टिल गवर्नर जनरल ही करता था, लेकिन 32 पे इलेक्शन स्टार्ट हो गया। 32 इलेक्शन जब होने लगा तो इनमें से जो है कुछ जनरल इलेक्शन के थ्रू आए, जिनका इलेक्शन के लिए फिर इलेक्टोरेट बनाना पड़ता है। उसके लिए उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए अलग से इलेक्टोरेट बनाया, और कॉमनल के लिए से मुस्लिमों के लिए बनाया जमींदार, और स्पेशल इलेक्शन में भी जो है इन्होंने जमींदारों के लिए जो है कुछ इलेक्टोरेट बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये जो जितने भी मेंबर्स थे इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो मिंटो मार्ले जो रिफॉर्म्स थे इनमें इन्होंने साफ तरीके से वोट डालने का राइट सिर्फ और सिर्फ देखिए लैंडलॉर्ड को दिया। स्पेसिफाइड इनकम जिनके पास लैंड रेवेन्यू है या हायर ऑनररी पोस्ट पे ऑफिसर्स हैं, उनको ही इन 32 मेंबर्स को वोट डालने का राइट इन्होंने दिया।
शेड्यूल्स, वुमेन्स, चिल्ड्रंस और एंड द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, इनको जो है वोट से बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने बता दी कि कौन वोट डाल सकता है। सिर्फ लैंडलॉर्ड ही वोट डाल सकते हैं जिनके पास एक प्रेस्क्राइब लिमिटेड इनकम है, जो या फिर वो गवर्नमेंट में अच्छे ऑफिसर्स हैं, वही वोट जो है यहाँ पे डाल सकते थे। अब क्वालिफिकेशन क्या थी, तो वो ब्रिटिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होना चाहिए, उसकी एज 25 से अबव होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, और उसको क्रिमिनल मैटर में 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा अभी तक ना हुई, तो वो जो है इस एडिशनल मेंबर जो थे वहाँ पे जो है वो मेंबर जो है बन सकता था सेंट्रल असेंबली का। इसके अलावा पावर टू डिस्कशन, अब ये जब एज ए असेंबली बैठते थे जितने भी मेंबर थे, तो फिर यहाँ पे इनको बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछने का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क करने का, या फिर बजट को कैसे अप्रोप्रिएट करना है, ये सारे राइट जो हैं दिए गए थे। इसके अलावा पावर टू डिस्कस ऑन द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड जो मैटर थे इसको ये डिस्कस कर सकते थे। इसके लिए इनको रेजोल्यूशन पास करना होता था और ये डिस्कशन जो है कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो इनसे रिलेटेड जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट या रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने की पावर, उनको एक्सेप्ट करने के लिए वो बाउंड नहीं थे। इसके अलावा पावर टू आस्क क्वेश्चन, इसके अलावा वो गवर्नमेंट से किसी तरीके का लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव मेंबर जो थे वो कोई भी क्वेश्चन जो है आस्क कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आस्क कर सकते थे। ये उनको राइट, यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट के आज हर एक मेंबर को राइट होते हैं उसी तरह से। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि क्या क्या प्रोविज़न जो है 1909 के मिंटो मार्ले जो एक्ट था उसमें मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो थे उसमें किए गए थे। तो आपने यहाँ पे सबसे बड़ा ये देखा कि इंडियंस को यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू आने का मौका मिला, और सबसे बड़ा यहाँ पे डीमेरिट था जो कम्युनल सिस्टम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू से चाहते थे कि उनको अलग से जो है रिप्रेजेंटेशन मिले काउंसिल में, तो उनको फिर जो है अलग से उनका इलेक्शन यहाँ पे कॉमन इलेक्शन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इवैल्यूएशन करें हम तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। अंडर these reforms अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इनिशिएटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है इलेक्टेड मेंबर जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। अब इलेक्शन जो होना, पहले नॉमिनेशन होती थी 1892 के एक्ट के अंडर, यहाँ पे इलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। दूसरा जो है, अब इस इलेक्शन में जो है गवर्नर जनरल को जो वाइसराय की काउंसिल थी उसका कोई भी हैंड नहीं होता था। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट्स मेंबर ऑफ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पे पहले 16 मेंबर होते थे जैसे कि आपको बताया, अब उन्होंने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर, एडिशनल मेंबर थे, उनकी जो संख्या थी वो 60 कर दी थी, बढ़ा दी थी यहाँ पे। द राइट ऑफ आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क करने का मौका जो है यहाँ पे नॉमिनेटेड और जो आपके पास इलेक्टेड मेंबर थे उनको दिया गया था। अब इसके कुछ यहाँ पे डिमेरिट भी थे, उनको देख लेते हैं। इंडिया में कॉम्युनल सिस्टम जो है, सांप्रदायिक इलेक्शन जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है इंडिया में अंग्रेजों ने स्टार्ट की। वोटिंग राइट वर अवेलेबल ओनली टू वेरी लिमिटेड पर्सन, वोटिंग का राइट जो है बड़े कम लोगों को था। मैंने आपको बताया कि इसमें वुमेन को वोट डालने का राइट नहीं दिया गया, बच्चों को तो वैसे ही नहीं होता, इंसेंस को भी नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन वुमेन को वोट देने से दूर किया गया, आम जनता को वोट देने से दूर किया गया, और सिर्फ यहाँ पे ज़मींदार, अच्छी खासी इनकम वाले जो लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, वही जो है वोट डाल सकते थे। नो प्रोविजंस वर अंडर इन द रिफॉर्म अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बनाई। इट मीन्स कि जो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है वो कोई भी एक्ट या लॉ पास करते थे, ये मेंबर गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय की काउंसिल जो थी उसको माने या ना माने उसको छोड़ दिया था। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं थी। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज ऑन द प्रपोजर, बजट से रिलेटेड यहाँ पे बड़ी सारी जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी। तो इन होल ये आपके पास 1909 का मिंटो मार्ले रिफॉर्म था, जहाँ पे कुछ सुधार तो किया गया लेकिन साथ में जो है कॉमन इलेक्शन जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।